अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, फारूक हमीद खान साहब, फैसल शकील साहब और इसके साथ ही साथ ताहिर नईम मलिक साहब भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात इलेक्शन की। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा करवाई गई कि चंद DROs, DCs और वफाकी वज़रा इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं, लिहाजा उनको ओहदे से फारिग किया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ही आहत चीमा और फवाद हसन फवाद और निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिया, जहां इलेक्शन की शफाफियत पर मुसलसल सवालात खड़े हो रहे हैं। वहीं नून लीग अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ दिखाई दे रही है। वो इस तरह के मुख्तलिफ हलकों में अपनी ही मर्जी के CPO, DCs और डेप्यूटी कमिश्नर्स लगाए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, और इसकी पहली मुसद्दिका कार्रवाई भी हमारे सामने आ चुकी है। गुजरांवाला से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, या यूं कह लीजिए कि ये कार्रवाई गुजरांवाला में डाली गई है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन और DROs के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर के वालिद को अता तारड़ की ही मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। नौशाद साहब, पहला सवाल आपके लिए, आने वाला इलेक्शन शफाफियत के तकाजे पूरे कर पाएगा? जी बिल्कुल पूरे करेगा, करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो कुछ मसाइल ने जन्म लिया है गुज़िश्ता 4-5 साल में, वो अब हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रहे हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप फ़र्ज़ करें कि कोई किसी का बेटा या किसी का बाप या किसी का भाई कहीं पर कोई DCO होगा या वो इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो आप उस पर इस बात पे सिर्फ उंगली उठा देंगे कि वो रिश्तेदार है। तो क्या वो जो जुडिशल अफसर जिनकी डिमांड की जाती रही है, क्या वो जुडिशल अफसर किसी के रिश्तेदार नहीं थे? वो अकेले पैदा हुए थे, कोई उनका बाप नहीं था या उनका कोई बेटा नहीं होगा? असल मामला ये नहीं है। साहब, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जी, किसी भी जगह पर कि कहीं इन्विजिलेशन के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि कहीं इस एग्जाम में अपेयर होने वाले आपके अपने घर से तो कोई बच्चा नहीं है। देखिए तो इसमें तो आपकी ड्यूटी बदल सकते हैं ना, लेकिन इस तरह के हालात में खुल्लम खुल्ला धांधली। ये जो हमने जो काम पकड़ लिया है ना, ये जो आपका ख्याल इलेक्शन कमीशन ये अफगानिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है हमने, ये इंडिया का इलेक्शन कमीशन है। मतलब इतनी बेतबारी आप लोगों ने शुरू कर दी, फिर इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, फिर आपस में तय कर लेते हैं किसने क्या करना और किसने नहीं करना। इस तरह करेंगे तो सोसाइटी में बड़े मसाइल जन्म लेंगे, सोसाइटी के अंदर कोई किसी पे एतबार नहीं करेगा और वो मामला बढ़ता जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मसला सिर्फ ये है, बात नजरअंदाज करने की नहीं है। आपने खुद अभी अपने इंट्रो में ये बताया है कि जी अगर फर्ज करें किसी ने दरखास्त दी, किसी को किसी पे एतराज है, उस एतराज को एड्रेस करने वाली अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने आप सबूत फराहम करें कि यह शख्स जो है, ये इलेक्शन जो भी इसका कंडक्ट होगा वो ठीक नहीं है। फर्ज करें वो नहीं ठीक, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। देखिए उस दिन भी ये बात हुई। अब मसला क्या है? मसला ये है कि 2013 में आपने इंतखाबात कराए, आपने सारे जुडिशल अफसर लिए, आपने कहा जी ये ROs का इलेक्शन है। आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन है, उन्होंने शोर डाला इस बात के ऊपर कि ये इलेक्शन रिग्ड है, 35 पंक्चर आपको याद होंगे। फिर 2018 के अंदर ये ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी, ब्यूरोक्रेसी से बंदे लिए गए, इंतजामिया से बंदे लिए गए, चूंकि वो उनके लिए जीत उस वक्त ही उन्होंने एतराज नहीं किया। अगर आज इंतजामिया पे एतराज है तो 2013 में एतराज क्यों नहीं था? मेरा पॉइंट ये है, देखिए इस तरह तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की रिश्तेदारी कहीं ना कहीं निकल सकती है। आप ये कहें, कोई एतराज ये लगाए, सब्सटेंशियल प्रूफ के साथ सामने आए, वो ये कहे। और अगर 144 फर्ज करे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अब DROs जो हैं 144 के 44 तो गलत नहीं होंगे ना। 144 नौशाद साहब, आपको लगता है दिस इज जस्टिफाइड कि एक जमात के साथ दूर भाई वो क्या करे? वो नाम ले, आप लोग क्या चाहते हैं? लाखों के पीछे भेज नहीं, क्या चाहते हैं? आपकी जो पूरी, अब मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करें, खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग छोड़, खैबर पख्तूनख्वा की एलीट का हर बंदा एक दूसरे का रिश्तेदार है। आप CM से लेकर वुज़रा से लेकर वहां के DCs, वहां के कमिश्नर, वहां के तमाम लोग, वहां 2% एलीट ही है जो छाई हुई है। पाकिस्तान पे भी 2% एलीट ही है जिसके सब रिश्तेदार। आपके ख्याल ये जजों के रिश्तेदार नहीं होते जो इलेक्शन लड़ते हैं? क्या जजों के चचे मामे ताए भाई भांजे ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे? सब लड़ रहे हैं। आप भी मानते हैं ना कि इंसाफ बिकता है। बात सिर्फ समझने की मिलता है। नहीं साहब, आप आर्ग्यूमेंट, अब ये आपने कहा जी वो कमिश्नर लगा ले, अब किस वक्त लगा था कमिश्नर? ये बताएं ना कि कब लगा था। अगर वो फर्ज करें कि निगरान हुकूमत के आने के बाद जो तब्दीली आई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी, उसमें लगा था तो ठीक है, लगा होगा। ये तो नहीं हो सकता ना आपके जी 2 दिन पहले किया या 4 दिन पहले। मैं नौशाद साहब बता दूं आपको, बिल्कुल नौशाद साहब, मैं आपको थोड़ा सा इस मामले में ये लूंगा कि आप जो ये कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले वो तैनात हुए डिप्टी कमिश्नर, और ऐसा कैसा मुमकिन है कि जब वालिद जो है वो इलेक्शन लड़ रहा हो और बेटा जो है वहाँ पे RO
ये कैसे इंसाफ हो सकेगा? देखिए, क्या इलेक्शन के नहीं, बाद तो फैसल साहब एक केस की बात कर रहे हैं ना अब एक केस की बुनियाद पे आप पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो ये पूरे का पूरा इलेक्शन को नहीं कह सकते। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाए, ऐसा ही है, एक केस के ऊपर या 2 केसेस पे या 4 के देखें, दुनिया भर के अंदर जहां पर भी इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ अनोमली तो होती है। सिर्फ और सिर्फ एक, अभी तो एक चीज आई, अभी तो 4 भी आ जाएंगी तो एड्रेस होंगी ना, चीजें आएंगी सामने भाई फैसल साहब सामने आएंगी, एड्रेस होंगी। नौशाद साहब, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लें आप। ये जो अंधेर नगरी चौपट राज है, असल में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में जमात इस्लामी की जानिब से एतराज़ात किए गए, इसलिए कि सारे के सारे DROs और ROs जो लगे हुए हैं सिंध में जो आए हैं, वो सब के सब उनकी एफिलिएशन है पीपल्स पार्टी से, और वो उसी तरह वो काम करेंगे। तो इन्होंने ये मुतालबा किया है हाफिज नईमुर रहमान ने आज कि जो इस सूबे में लगे वो दूसरे सूबे में, हाफिज नईम साहब के रिश्तेदार लगवा दें, उसी जगह जो है वो क्यों करें? आप जमात इस्लामी के सारे कारकुन उठा के उनको DCO बना दें, यही हो सकता है, फिर और क्या होगा? फैसल साहब क्या हो गया हमें? हम अपने इदारों को अंडरमाइन करते हैं, हमने ये एक वतीरा बना लिया। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें कर रही हैं, इस तरह हम ऐसे कैसे इलेक्शन कराएंगे? इस तरह तो मुतनाज़ आप पहले से खुद से मुतनाज़ बनाने की सियासी जमातें ही बनाती हैं। देखिए, अगर किसी के पास कोई सबूत है, बंदियां की है क्या, उस पर एतराज़ात नहीं है क्या? जो हल्का बंदियां हुई हैं उस पर एतराज़ात नहीं है? जो वोटर्स की लिस्ट है उसमें एतराज़ात नहीं है? तो जब आप जो मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं उनके एतराज़ात तो दूर करें। इलेक्शन कमीशन अगर किए जाने चाहिए, मैंने कब कहा कि एतराज़ात, मैं यही तो कह रहा हूं, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं तो वो एतराज़ात दूर करें। इस तरह से जो है वो ऐसे जहां बेटा जो है वो RO और बाप जो है वो खुद उम्मीदवार हो उसी हल्के में, जवाब दीजिएगा, इज इट जस्टिफाइड? भाई जस्टिफाई की बात नहीं है, एक केस के ऊपर आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि एक जगह ऐसा हुआ है, इसको बदल देना चाहिए, लॉजिकली बदल देना चाहिए, लेकिन आप लोग एक केस को, 2 केसों को, 5 केसों को पकड़ के आप पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ना उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या फायदा निकलेगा? नहीं तो नौशाद साहब, ये 5 चीजों का मौका भी ये सियासी जमातें ना देना, ये सियासी जमातें भाई मैंने कब कहा सियासी जमातें ही दे रही हैं, सियासी जमातें ही दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी जमातें नहीं दे रही, यही एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, यही बयानात देते हैं, यही बात को आर्ग्यूमेंट करते हैं, और सिर्फ इसलिए मैंने आपको कहा हमारा ये वतीरा बन गया है कि आपने किसी की टांग खींचकर ही आगे बढ़ना है, और ये टांग खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि देखिए, हम तो देख रहे हैं ना, हमें जब 144 बंदे लगेंगे, फर्ज करें कि उसमें से 1-2 केसेस आएंगे, आप उन पर एतराज करें, उनको तब्दील हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि 144 अफसरान में से अगर 10, 12, 15, 20, 50 तक भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन उसकी जगह इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है उसको तैनात कर दे, बदल दे। 1, 2, 20 और 50 की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे सिंध में, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। जो सिंध में यहाँ पर ROs लगे हैं और DROs लगे हैं, वो तमाम के तमाम सियासी वाबस्तगी रखते हैं, और वो जो हुक्मरान जमात है सिंध में, पीपल्स पार्टी है, उसके वो जमात इस्लामी एतराज उठा रही है उस पर, तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी भी गलत कर रही है। फैसल साहब, यही अगर डील कर रहे जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी से, तो फिर तो मामला हल हो जाए ना। फारूक हमीद खान साहब, नवाज शरीफ साहब को जिस इक्तदार की गारंटी दी गई थी, जो जीरो रिस्क श्योरिटी थी, क्या वो इसी तरीके से थी जिस चोर दरवाजे से आने की बात पीपल्स पार्टी बिलावल साहब भी बार बार कर रहे थे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, रोशनी डाल दीजिए। नहीं देखें, बात ये इतना नहीं चल सकता। अगर जब फ्री एंड फेयर पोल नहीं होंगे, नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के श्योर करे कि जहां पे कई टेंटेड लोग हो जिनकी की जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन दैट इज टू मूव फॉरवर्ड। ये नहीं है कि आपको मालूम कि पुलिस हो गई, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, हमारे सरकारी महकमे हो गए, यहाँ बड़ी गंभीर किस्म पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है इन द लास्ट 3 डेकेड, और जुडिशरी लेवल के ऊपर शायद ऊपर भी हो लेवल पे। तो देखिए, ये फारूक साहब, ये रिश्तेदारी बाप बेटे की तो वो है जो कि इस टाइम मंजर आम पर आ चुकी है। इसके अलावा अंदर खाते जो डील्स हो रही होंगी, जो वफादारियां निभाई जा रही होंगी, और ये कहा जा रहा होगा कि आपके हक में ही वोट आएंगे, इस हवाले से भी जरा बात कर ले, क्योंकि ये तो अभी बहुत सारी चीजें जो कि ढकी छुपी रह गई हैं, वो सामने आएगी कि नहीं? बिल्कुल, मेरी बात सुने। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में अंडर द टेबल डील होती हैं, इलेक्शन के मामलात के अंदर पैसा भी
है और धांधली चलती है, ये सब कुछ चलता है, ठीक है ना जी। तो बात ये है, अगर कि हमें 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, नहीं हो सकता पाकिस्तान के कल्चर में। ठीक है, तो मतलब कि हम एक्सेप्ट कर लें corruption- इस चीज को कि ट्रांसपेरेंसी 100% नहीं आ सकती। दुनिया में कहीं भी नहीं होती, Yes, इस तरह नहीं होता। लेकिन कहीं ना नौशाद कहीं साहब, इस arguments तरह होते हैं। भी आप धांधली से देखिए, भरे इलेक्शन नहीं हमें होते इस मिजाज पाकिस्तान को में जिस बदलना तरह पड़ेगा। होते यार हैं। हम उस पे क्या प्लूटो से बंदे लाएं, कहां से लाएं? मतलब आप खुद जरा समझिए इस बात को कि आप ना जुडिशियल अफसरों के ऊपर राजी हैं, ना आप मुकन्ना पे राजी हैं, आप चाहते ना हैं इलेक्शन कमीशन पे राजी हैं, ना इलेक्शन कमीशन पे राजी हैं। सबसे बड़ा इतराज तो इलेक्शन कमीशन पे खुद है, उनकी कारकर्दगी पर है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बहस हुई, फारूक साहब का पॉइंट लेने दीजिए मुझे पहले, फिर उसके बाद नौशाद साहब आपको टाइम दे दूं। जी 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 फारूक साहब। शुक्र अदा करें कि इट इज अ ब्लेसिंग, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जनाब अगर वो मामला पीछे पड़ता जुडिशियल आपका उसका मामला लंबा इलेक्शन बोर्ड कि अब जिस तरह का मामला हो गया है, हैव टू लिव विद, कोशिश करनी चाहिए उसी हालात के अंदर रहते हुए जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो एक इलेक्शन पाकिस्तान की मेन जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, ये जो दो मिनिस्टर्स को तो बताऊं खुद ब खुद ही सेटिस्फाइड हो जाना डाउन कर देना चाहिए, कंट्रोवर्सी ना हो, फिगर पॉइंटिंग ना हो, कुछ कुछ होते हैं। फारूक साहब, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, मुझे फिक्स कर लेते हैं। नौशाद साहब, डीआरओज और चंद विफाकी वज़रा की तब्दीली की ख्वाहिश कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए बात ये है, हमारे यहाँ, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा जरा ना बेतबारी वाला एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। हम लोग जो है ना कोई किसी के किए पे राजी नहीं होते। देखिए यही निज़ाम था, यही सारा कुछ था, यही इलेक्शन कमीशन था, ये आज से 5 साल पहले भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते थे। देखिए मेरी बात सुने, हमें करना क्या है, हमें इदारों को मजबूत करना होता है। इदारों को मजबूत करने का तरीका ये होता है, मैंने ये नहीं कहा कि अगर कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट है, देखिए उन्होंने किसी भी दरखास्त गुजार ने, मैं तो नाम भी नहीं जानता, उन्होंने वहां दरखास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर वो समझते हैं इलेक्शन कमीशन के ये ठीक मामला, इन्होंने दरखास्त ठीक दी है, तो वो उन लोगों को हटा देंगे। इसी तरह से फर्ज करें गुजराला में किस तरह का मामला हो रहा है, वो उसको तब्दील कर देंगे। प्रिंसिपली डिसाइड करने की जरूरत यह है कि बगैर सबूत के, हमारे यहां यह भी बहुत बड़ा है कि हमारे यहां ये जो गुज़िश्ता एक हुकूमत गुजरी है उससे कुछ पहले एक नया काम शुरू हुआ था कि बगैर सबूत के इल्जाम लगाओ, उसके बाद गायब हो जाओ, फिर सोशल मीडिया पे वो जलील होता रहे, उसकी नस्लें जवाब देती फिरे और आप आगे निकल जाए। भाई बगैर सबूत के, सब्सटेंशियल प्रूफ के बगैर इल्जाम लगाने वाले को भी पनिशमेंट होनी चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल साहब की स्टेटमेंट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि तमाम जो डीआरओ हैं सिंध के वो फारिग हैं। भाई अगर वो सारे के सारे फारिग हैं तो फिर कहां से लाएं बंदे? आप बताइए कहां से ला के लगा दें? हम अमेरिका से बंदे इंपोर्ट करें, हम बर्तानिया से बंदे इंपोर्ट नहीं, इस तरह नहीं कहें। मैं फैसल साहब मुझे बात पूरी करने दीजिए, ठीक है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, पंजाब में कर दे डीआरओ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पंजाब में भेज दे, पंजाब वाले सिंध में भाई कर दें, फर्ज करें, मैं यकीन करें, मैं इस हक में हूं कि अगर फर्ज करें कि अगर ये अलाउ करता है आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो एक दफा पर्चियां डाल के शफल कर दे ताकि कोई और उसको पब्लिक करे, लोगों के सामने उसको बराह रास्त नशरियात के जरिए बता दे कि जी ये पर्चियां हैं और ये अवाम के सामने जिसके जो आ गया। कुछ दिनों के लिए हम ये डीआरओ वहां पे लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। शेड्यूल जारी होने के बाद मुल्क भर में पोस्टिंग ट्रांसफर पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो पहले वाली जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स थी, आपको लगता है कि वो मशकूक रहेगी इलेक्शन तक? इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फारूक साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इसी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जो के इदारे उनके साथ मिलके कि हम जहां शक पाए उन लोगों को आप ट्रांसफर करते, कोई हर्ज नहीं है कि आप एक दूसरे में पुलिस अफसर हो गए या बाकी लोग जो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग उन ट्रांसफर करें। ये मेरा ख्याल अभी भी हमने देखा है, मैं तो 1970 से इलेक्शन देख, अभी में भी हम सुनते थे कि आप इंटरप्रोविंशियल की गई है ताकि किस वो बरादरी वाला एफिलिएशन होती है या लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के साथ में उनको अलग किया जाए। देखा ना, ये कमीशन का काम है, फिर वो नहीं है तो फिर ठीक ऐसे होने दो, क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगी इलेक्शन की। तो 2013 में जो हुआ था, लाला के हालात कि
वो इलेक्शन को एक्सेप्ट ना करें। वोट ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है। ताहिर साहब, जी नौशाद साहब, आप कुछ ऐड मैं करना सिर्फ चाहें? एक बात बता दूं, आपने एक सवाल किया था, वो रह गया था बीच में, कि ये कर कौन रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, सही। जो इलेक्शन नहीं चाहते, वो इलेक्शन को अभी से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कौन है? वो लोग मीडिया में, मैं बता दूं, वो है जमात है जिसने बेसिकली इलेक्शन जो है वो उसको पोस्टपोन कराने की साजिश की। इलेक्शन शेड्यूल ना, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी ना, लाहौर हाई कोर्ट में भी और दो और शहबाज मजीद शरीफ का साहब ने हाई भी कोर्ट के बिल्कुल अंदर भी। इसी की तरफ इशारा किया। जी जी, मतलब यही है ना, जिसको इस वक्त पे वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव की गई, 12 तारीख को दे के जो सुनवाई की, 13 तारीख को उस पर बात हुई, 14 पे फैसला फौरन लाया गया। लाने के बाद वो इसलिए कि ये शेड्यूल ना दे सके इलेक्शन कमीशन, वो क्योंकि वो जमात समझती है, एक जमाने में वो समझती थी कि असम्बलियां भी तोड़ के हम इलेक्शन में जा सकते हैं। आज वो समझती है कि चूंकि हम इलेक्शन में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रही है। और उन्हीं के लोग, उन्हीं के जो हमायती हैं, वो मीडिया में भी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं, वो यहाँ पे शोर कर रहे हैं। इलेक्शन है नौशाद साहब, लेकिन इमरान खान तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये इलेक्शन तो उन्हीं का इलेक्शन है। ये आपको कहां से पता चला? इलेक्शन ये कहां से पता चला आपको? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक वो उन्होंने कल वो जो जलसे के अंदर नहीं, जो सहाफियों से मुलाकात हुई। भाई देखो, ये तो कहने को तो ये ख्वाहिश है, दावा है, जो भी है वो तो बात है। इलेक्शन का तो उस वक्त पता चलेगा जब 8 फरवरी को वोट डलेगा। उसके बाद जो नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा। उससे पहले सब यही कहते हैं, नवाज शरीफ को पूछेंगे, वो भी प्राइम मिनिस्टर बने होंगे, बिलावल साहब भी बनना चाहते हैं, आपको पता है, सब चाहते हैं, ठीक है ना। ये सब यही कहेंगे, तमाम सियासी जमातें ये दावा करेंगी, हर एक का हक है वो वोटर को जिस तरह से फैसल साहब का पॉइंट ले लेती हूं मैं। फैसल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैसल साहब, बात करना चाहूंगा, आप सिर्फ ये बता दें मुझे, क्या पीटीआई के साथ जो हो रहा है अभी इस मौजूदा दौर में, ये इससे उन्हें, भाई हम कहते हैं ना हो, हमने कब कहा हो? बिल्कुल ठीक हो रहा है ये। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। जो बोया वही नहीं, 9 मई के जो लोग इन्वॉल्व हैं, 9 मई के अंदर जो इन्वॉल्व है, मेरा उसके ऊपर मौकफ ये है कि जो लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो मर्जी सलूक हो, लेकिन 9 मई के अलावा जो लोग हैं, जो सियासी कारकुन हैं, सियासी जो लोग हैं, ये फिर लंबी बहस हो जाती है और जिस पर बात करना भी आपको पता है, इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठेगा। ठीक, ब्रेक मुझे करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मियां मोहम्मद शरीफ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद मुसलसल अपनी मजलूमियत के दावे करते नजर आ रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने यह कहा है कि मैं सुबह वजीर आजम था और शाम में हाईजैकर बना दिया गया। तीसरी बार RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी, लेकिन मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर निकाल दिया गया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी जब मैं था और CPEC पाकिस्तान आ रहा था। कहा जा रहा था पाकिस्तान G20 में शामिल हो जाएगा। IMF को हमने खुदा हाफिज कहा था, लेकिन फिर वही बात, बेटे से तनख्वाह ना लेना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि मुल्क की आवाम से दुश्मनी निभाई गई। मगर हकीकत यह है कि तनख्वाह ना लेना अलग बात थी, मगर सवाल ये बनता है कि एक वज़ीर आज़म को अकामा रखने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? नवाज शरीफ अपनी मजलूमियत की रुदात सुनाते हुए करप्शन की कहानियों के तस्करे क्यों नहीं करते? मनी ट्रेल क्यों नहीं बताते कि कहाँ है? मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई नवाज शरीफ की, इस मौजू को मौजू बहस क्यों नहीं बनाते? मुल्क से जाने वाली ट्रांजैक्शंस कितनी की, किस तरह के फैक्ट्स थे, उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? नौशाद साहब, आखिर नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला गया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक साजिश थी और साजिश के तहत ही निकाला गया था। जिन्होंने की थी अब वही साजिश के तहत वापस ला रहे हैं? नहीं, वो साजिश के तहत वापस नहीं ला सकते। साजिश के तहत वापस नहीं लाया जाता। आप देखिए, बात को ज़रा समझें। ये बात जो फैक्चुअली अगर आप बात करें, ये बात नवाज शरीफ साहब की वो रोने और जो उनकी मजलूमियत है उसको अगर आप निकाल दें तो जो हकायक हैं वो मस्ख नहीं किए जा सकते। ये हकीकत है कि उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, लोड शेडिंग पर कंट्रोल पा लिया गया था, दहशत गर्दी पे भी काबू पा लिया गया था। हम उस वक्त बतौर सहाफ़ी देख रहे थे ना, हमारे सामने थे। ये बात दुरुस्त है कि G20 में शामिल होने की बातें उस वक्त की जा रही थी। आप जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उनको वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स के तौर पे उनको अवार्ड मिलने जा रहे थे। अवार्ड मिला भी था शायद एक आध साउथ एशिया का या किसका। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो कुछ किया गया था इसके अंदर करने वालों का ये ख्याल था कि वो नवाज शरीफ को रोककर, ये सिर्फ ये नहीं है, ये मामला 2013 के शुरू से ही शुरू हो चुका था।
बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि 2013 की हुकूमत नवाज शरीफ ने अर्ली अनाउंस ही इसलिए की थी कि उस वक्त ये साजिश नवाज शरीफ के इल्म में थी कि कोशिश कर रहे थे कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर न बनने दिया जाए। उसी की बुनियाद पे 2014 का धरना हुआ। फिर 2014 के धरने के बाद आपके जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को आने नहीं दिया गया। फिर जब सीपैक शुरू हुआ तो सीपैक की मुखालफत की गई। सीपैक के डॉक्यूमेंट्स किसने शेयर किए, वो क्या निकला उसके अंदर से? एलएनजी की डीलें थी जिसके ऊपर बड़ा आर्ग्यूमेंट था, क्या निकाला आपने आज तक? आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। मैं पूछता हूं, मेरा सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग अब आपने कहां साबित की, कहां, किस केस में साबित हुआ, किस में सजा मिली? ये सब का सब जो था ये गलत, ये अब्यूज ऑफ पावर था। ये मखसूस हलकों की जानब से, अनासर की जानब से अब्यूज ऑफ पावर किया गया। 58(2) भी खत्म कर ली थी प्राइम मिनिस्टर को उतारने वाली, तो अदलिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी को भी उतारा गया, नवाज शरीफ को भी अदलिया के जरिए उतारे गया। देखिए, इस तरह हमारे मामलात बेहतर नहीं होंगे, इस तरह आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। इलेक्टेड जो भी प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से निकाला जा सकता है जैसे इमरान खान साहब को आईनी तरीके से निकाला गया। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। किसी को ये साजिशों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि सियासत में किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासत में मुदाखलत का नुकसान होता है। लोग नहीं समझ सकते इस बात को कि उस वक्त जो चीजें तय की गई थी 2017 में, जो इकोनॉमी जिस नहज पे थी और जिस तरह वो ग्रो कर रही थी, और उसके आगे की प्लानिंग जो 2018 के इंतखाबात के बाद की प्लानिंग थी, वो भी की गई हुई थी और उसको सारे को सबूताज किया गया। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमसे छुपा नहीं है। मैं गवाह हूं इस बात का, मेरे सामने मैं भी उस वक्त एक इंतहाई अहम पोजीशन पे एक चैनल पे बैठा हुआ था। हमें पता है कि हम पर दबाव था कि 120 सीटें पूरी की जाएं जल्दी से, और वो अभी तो रिजल्ट जो है वो 60 सीटों के नहीं आए, तो 120 की डिमांड की जा रही थी, मखसूस हलकों से की जा रही थी। ये हम देखते रहे हैं। आरटीएस बैठने से पहले मुझे एक दिन पहले पता था कि आरटीएस जो बैठ जाएगा। ये बातें हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह आज कुछ बातें हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह ये आप जो बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को इस वक्त इलेक्शन मंजूर नहीं है वो हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे, कभी वो किसी बंदे पे सवाल उठाएंगे, कभी वो कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं, मतलब कभी वो कोर्ट जाते हैं कि ये इसको वो नहीं चाहते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त तक ग्राउंड में उनके पास वो पोजीशन नहीं है जिसमें वो, तो वो पोजीशन कौन नहीं दे रहा? नौशाद साहब, इस तरफ भी तो रोशनी डाले कि उनको तो पोजीशन वो दे ही नहीं रहा, उनको तो जलसे तक करने की इजाजत नहीं है। भाई दी जाने, हमने तो ये कभी इस बात पे बात ही नहीं की। हम अगर वो काम 2018 में जो हो रहा था, जब लोगों को कहा जा रहा था कि 54 MNA छोड़ जाएंगे, ये नून लीग खत्म हो जाएगी, हम उस वक्त भी ये कहते थे कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है। तो अगर ये काम पीटीआई के साथ किया जाएगा तो भी ये गलत है। इस तरह सियासी जमातें खत्म नहीं होती, इस तरह से इमरान खान साहब को खत्म नहीं किया जा सकेगा। किसी भी सियासी जमात को खत्म करने का हक या उसको परवान चढ़ाने का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम का है। अवाम फैसला करते हैं। फैसल साहब के पास मैं अगला सवाल लेकर जाऊंगी है या रहना है। ठीक है फैसल साहब, एक तो आप बताइएगा कि नौशाद साहब की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं, और दूसरा मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, नवाज शरीफ का हाई जैकर के इल्जाम का बयानिया दुरुस्त है? देखिए, नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मजलूम तरीन आदमी है, जिनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया है, और इससे ज्यादा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर से हटाएंगे तो यही होगा। तो ये कहूंगा 1999 में जब जनरल मुशर्रफ दूसरे मुल्क में दौरे पर थे, आर्मी चीफ को जो है वो किसी दूसरे मुल्क में दौरे पर होने पर उन्हें हटा दिया गया हो, तो ये क्या दुरुस्त था? तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार नहीं है? आप मुझे फैसल साहब क्या बता रहे हैं? आप पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हैं? तो आप इस तरह से वो फैक्चुअली, आईनी और कानूनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हैज द राइट। नहीं, आप गलत फैक्ट्स को ट्रेस ना करें। हुई थी वो डॉन लीग्स, वो सब डॉन लीग्स मान ली, जिन्होंने की थी उन्होंने गलती कर ली थी। डॉन लीग्स की गलती मानी गई है, बिल्कुल तस्लीम कर दिया गया कि डॉन लीग्स गलत थी, और ये चीजें उस वक्त जो नवाज शरीफ ने कहा था वो ठीक था। केस भी ऐसे ही था। ये तमाम ये इस तरह नहीं चलेगा। वो जाली तौर पे बनाए गए थे। नवाज शरीफ को हटाने वजीर आजम का इख्तियार है। नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था। ये नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई? एक बेटा कह रहा है कि मेरे पास भाई कौन सी प्रॉपर्टी? आपने क्या साबित किया? बताइए, क्या साबित किया? मनी ट्रेल नहीं है ना, कह रहे हैं जिसमें रह रहे हैं वो मनी ट्रेल नहीं है। आपने साबित कर लिया। कौन सा इल्जाम साबित कर सकी है? 5 साल आपने क्या साबित किया? ये तो आप भी जानते हैं यहाँ पर किस तरह से पहले। भाई मैं भी जानता हूँ, तो फिर आप उस सिस्टम के साथ चलें, फिर वही सिस्टम मतलब दूसरों के लिए भी होगा। मतलब वही सिस्टम, वही कुछ हो रहा है। नहीं, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था आज वही इमरान खान के साथ हो रहा है। नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पहले भी गलत था, आज भी गलत है। दोस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। आवाम पर फैसले छोड़ देना चाहिए। चले मैं हम भी यही कह रहे हैं। ताहिर नईम साहब से पूछ लेकिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी है।
करप्शन के जो इल्जामात नवाज शरीफ के ऊपर थे, अब तो खैर उनको बरी किया जा रहा है, एक के बाद एक केसेस में उनको सामने आ रही है, बिल्कुल कर दिया गया, अहल भी हैं, अब इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। वो तो पहले करप्शन के ये केसेस नवाज शरीफ के जिस तरह नवाज शरीफ के ऊपर बनाए गए थे, इमरान खान के ऊपर भी करप्शन के केसेस बनाए गए हैं। कितना फर्क आप समझते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान के करप्शन के केसेस में? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं तोशा खाना का, उसमें तो कोई जान नहीं है, और वो उन्होंने उनको डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा है कि मेरे असासे उसमें ज्यादा हुए हैं। और इमरान खान और की इसी बाकी तरह मुल्कों जो में दूसरे प्रॉपर्टी मुकदमात हैं वो सियासी नहीं है। और बनी गाला, मतलब बता दीजिए ना, ये एक कंपैरिजन सामने इमरान रख दें खान नवाज साहब शरीफ और के इमरान खिलाफ खान बनी गाला टैक्स कंपैरिजन यही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ मुकदमात जो उन पर सियासी बुनियादों पर बनाए गए, लेकिन बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री उन पे चली थी जिसमें बड़ी तफसील से बताया गया था कि वो प्रॉपर्टीज़ वो जो उस वक्त उन्होंने ली, वो वहाँ यूके के कवानीन को किस तरह उन के ख़िलाफ़ वर्जी करके वहाँ ली गई। तो उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई उनको कॉन्टेम्प्ट का नोटिस देगी या लंदन की अदालत में केस करेगी, लेकिन बीबीसी को आज तक उन्होंने चैलेंज नहीं किया। और दूसरा ये जो मनी ट्रेल का है वो वाकई ये साबित नहीं कर सकेंगे, ये तो वो खुद मान रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि ये मेरे बच्चों की है। तो बच्चों के पास ये एहसासे कहाँ से आए, क्योंकि बिजनेस तो वो फैमिली बिजनेस कर रहे थे ना, तो उन्हें कतरी खाद देना पड़ा जो एक और सबसे बड़े जो बयानात हैं बन के रह गया, तो वो मनी ट्रेल वो नहीं दे सके कि हम तो किराए देते हैं इन फ्लैट्स के। ये इतनी बड़ी, ये अगर आप वर्थ देखेंगे एवन फील्ड प्रॉपर्टीज की, आप वर्थ देखेंगे तो वो अरबों रुपए की है। तो बैरूने मुल्क तो क्या पाकिस्तान में उन पैसों का वो ये ठीक है कि वो इंडस्ट्री कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी फैमिली है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका वो मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे थे। जो उन्होंने दिफा किया असेंबली के अंदर, उनके ऊपर बड़े एतमाद से कहा कि मैं, आप तो यहाँ बैठ के मेरे पास एक सबूत है। देखिए, हालत ये, 1 मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए, बरतानवी 1 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। बरतानवी हुकूमत को मलिक साहब से राब्ता करना चाहिए कि वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इतनी सोई हुई हुकूमत है, इतने वो बरतानवी बिल्कुल फारग हैं कि उनको यही नहीं पता कि वहां पे उनके कवानीन को गलत इस्तेमाल किया गया है, वहां पे चोरी की गई है, वहां पे पैसा उनको मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उसके बावजूद गूगल पे है, आप सर्च कर ले, वो डॉक्यूमेंट्री उसको पता ही नहीं, और उन्होंने किसी को ऊपर, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से बताता हूं कि आपके नाजरीन देख सकते हैं, भाई देख सकते हैं। मुझे सिर्फ एक बात वर्ल्ड पे वो चली थी डॉक्यूमेंट्री, और आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी, वो आपके नाजरीन देख सकते हैं। अगर बरतानवी वो शरीफ खानदान की करप्शन पे हुआ है, उनको मुजरिम साबित किया, तो सबको पता है सर के जनरल ज़ियाउल हक दौर में करप्शन का कल्चर रवाज देने में ये शरीफ खानदान ने नया कल्चर पकड़ के उनको आप नहीं करते, सरकारी नौकरियां बेची, कर्जे इशू हुए, कर्जे माफ हुए, तो हम ये तो नहीं कह सकते नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई पकड़ के हैंग कर दे, लेकिन उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के 20 साल में तो कोई केस साबित नहीं कर सकी देने में अहम किरदार हाईजैकिंग की थी कि नहीं की थी फारूक साहब? देखिए जी, पहली बात यह है हैकिंग बिल्कुल बनती थी जब केस आपने उसको कह दे कन्विक्ट था, जहाज को में उतारा जाए। ये बताएं अब एक आज चीफ को जो आप जब मुल्क कर गए तो ये किस है, क्या असूल है जो कि कोशिश की। मैं सब बिल्कुल के he put the life of at stake, आज में फ्यूज नहीं था, खत्म किया। वीडियो सुने उन फारूक साहब, आपकी ऑडियो में रियली सॉरी, फिर से डिस्टॉर्शन है, दोबारा से मैं आपको कनेक्ट करती हूं। मैं कुछ कहना चाहूंगा हाईजैकिंग से मुतालिक, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी ताहिर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मान लिया जाए दलील कि आर्मी चीफ को उन्होंने मतलब ना गैर मुनासिब तरीके से बरतरफ किया, तो इसमें मेरा एक आम शहरी का क्या कसूर है कि उसे आइन से, जमहूरियत से महरूम किया जाए, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाए? ये किस कानून में लिखा है कि वजीर आजम जो है तो नौशाद साहब भी तो यही कह रहे हैं जब वो कि ये तैयारी में राइट हो था तो नवाज बरतरफ शरीफ नहीं का कर उस टाइम सकता, का, रात को बरतरफ नहीं कर सकता, दिन को बरतरफ नहीं कर सकता, ये सब कमजोर दलीलें हैं जो आपका देखे ना। जब उससे बड़ी बात तो ये है
कि भाई एक एक पूरे मुल्क को हाईजैक कर लिया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, और जनरल मुशर्रफ का जब यहाँ ट्रायल हुआ आर्टिकल 6 का, तो वो यहाँ से भाग गए, वो पूरा अपना सारा केस हाईजैक करके दुबई चले गए। मतलब हम आमरों के जो जस्टिफिकेशन ट्रायल क्या, कोर्ट से भागे, कमर में वो दर्द हुकूमत की से नहीं, तकलीफ की वजह से वो अदालत नहीं से आ भागे। सके, अदालत में और पेश नहीं हो आप ये सके। देखें, आप स्टोरी देखें कि उन जनरल मुशर्रफ के जब एसेट यहाँ फ्रोजन हुए हैं तो किस मुल्क ने उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं, किसने उन्हें लंदन में फ्लैट लेके दिया है, किसने उन्हें दुबई में फ्लैट लेके दिया है। आप थोड़ा सी रिसर्च कर लें। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब करप्शन की तो बड़ी दास्तानें हमें बताते हैं। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि जब जनरल मुशर्रफ के अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो किस मुल्क ने उनके अकाउंट में करोड़ों डॉलर डाले हैं, किस मुल्क ने उन्हें दुबई और लंदन में प्रॉपर्टीज लेके दी हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी, इनके पास अकामा थे, एक मुल्क की वजारतें और वज़ीर आज़म होने के बावजूद आखिर अकामा की ज़रूरत क्यों महसूस आई कि कभी भी मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं तो छोड़कर जाना पड़ सकता है या कोई और वजह? नहीं, उनको मुल्क में जाना पड़ा था, वो रहने के लिए ज़रूरी था। बिल्कुल, जिलावतनी खुद साफ था। इसीलिए बनाते हैं अकामा, क्योंकि उन्हें पता है। देखिए कवरिंग साइट पे जो है वो अकामे भी बनवाते हैं, दूसरी नेशनलिटी भी लेते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ और दीगर, ये नून लीग का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के भी रहनुमाओं ने इस तरह से किया हुआ है कि बचत का एक रास्ता हो और हम किसी तरह से वो निकल सके। ये तमाम चीज़ें इसलिए कि इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है और किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है, तो वो बुरा वक्त आने से बचने के लिए ये सेफ साइड के तौर पर ये अकामा और इस तरह से नेशनलिटी वगैरह अपने पास रखते हैं। और सऊदीया में अगर आपके पास अकामा है तो ही आप आपने काबीना के अंदर जुल्फी बुखारी को नहीं रखा, कोई आप अपनी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। वो जो है वो शहबाज साहब जो हैं वो वहां से गुफ्तगू फरमाते हैं, ये सारे इन्होंने क्या बेवकूफ बनाया पूरी कौम को कि जी ये हमने दे दी नेशनलिटी, हमने छोड़ दी जी, हम नेशनलिटी नहीं, आज फिर वहां जाके बैठे हुए हैं, वो उन्हीं के एजेंट हैं। बिल्कुल इसी तरह फैसल वाडा ने भी किया। मैं बिल्कुल नौशाद साहब आप दुरुस्त कर रहे हैं, ये सारे करते हैं, ये सारे करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी किया है, ये नून लीग ने भी किया है, ये पीटीआई ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है। अकामा इसलिए ले लेते हैं लोग ताकि बार बार वीजा ना लगवाना पड़े या वीजा निकलवाना ना पड़े, इसके लिए अकामे का मामला बस। सही फैसल साहब को बड़ी अच्छी नौकरी भी इसीलिए बेटे से हासिल कर ली थी ना। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी आप इजीली जरा बिजनेस कर सकें, अकामा के बाद ही आप जरा खुलकर प्रॉपर्टीज भी और काम शाम सऊदीया में कर सकते हैं, ऐसा ही है ना फैसल साहब? और ऑफशोर कंपनीज भी इसीलिए बना ली जाती सबसे पहले इमरान खान साहब ने बनाई कि वो जो पैसा है उसको लगाने के लिए बानी है, वो भी ये यहाँ से पाकिस्तान से पहले। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ नशाद साहब, नवाज शरीफ समेत तमाम लोगों बात की ये बात नहीं कर रहा हूँ सर, बात यही है ना, जब हमें पता है बात हमें यही है कि हमें सिस्टम, तो हमें सिस्टम के ऊपर बात होनी चाहिए ना, वो हम बिल्कुल दुरुस्त करें कि हम किसी एक की जो है वो हमारे जो गैर जानिबदारी होनी चाहिए हमारे यही तो मैं कह रहा हूं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से अब भी हो रहा है। देखिए अब क्या, अब बिल्कुल सही हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये एक सवाल कर रहा हूं सर, यूएई में आपकी इन्वेस्टमेंट देखें, आप प्रॉपर्टी में पैसा देखें लोगों के पास, किस तरह गया वो पैसा यहां से। लोगों ने वो यूएई वाले खुद जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो गए हैं, यहां से ले जा रहे हैं पैसे, वो किसने पकड़ने हैं? तो ये भी सिस्टम का मसला है ना, ये सिस्टम भी तो ठीक पता करने चल की रहा है जरूरत ना है कि किस तरह से बिल्कुल ये आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन जो जिन रस्तों से गया है ये भी सबको पता है कि किन रस्तों से गया और किन का पैसा गया है। मैं और आप तो सर सबको पता है। हमें तो 1000 2000 4000 डॉलर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हमें तो हमारी 7 नस्लों को भी पूछा जाता है कि ये 1000 डॉलर तुमने तुम्हारे किस दादे नाने ने कमाया था, आपका सबसे बड़ा कसूर ये है बिल्कुल कि लाखों डॉलर जो सहाफ़ी है ना, खातून लेके इस जा रही मुल्क थी के। कैसे एयरपोर्ट पे पकड़ी तो ये गई, सब सिस्टम कुछ का केस मसला चला, है। अब वो कहां पर है, ये भी है चीज। बिल्कुल आप अभी ये सिस्टम का 1000 डॉलर मसला है, लेने इस जाए, बात से देखें आपके साथ agree करते हूं क्या हैं, आपकी। क्या क्या आपको जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पेशे से बिल्कुल ताल्लुक दुरुस्त रखने कहा वाले आपने। बहुत से सहाफ़ी हैं, उनकी सहाफ़त पर भी बड़े सवालात खड़े होते हैं। खैर इस पर भी कभी बात करेंगे। ब्रेक मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, प्लेइंग फील्ड उनको मिली है या नहीं मिली है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी की बात, पीपल्स पार्टी के पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बयानिए के बाद पंजाब में अक्सरियत लेने के दावे सामने आ रहे हैं। सियासी जोड़ तोड़ और इंतखाबी इत्तेहाद की सियासत उरूज पर पहुंच चुकी है। जहां सीट एडजस्टमेंट के मामला तेजी से तय पा रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी एक्टिव है। और आज आसिफ अली जरदारी ने तुरबत जलसे में कुछ सियासी इनिंग्स भी खेलने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, इसमें बहुत से वसाइल मौजूद हैं, हम बलूचिस्तान को पानी देंगे। सबसे पहला सवाल फारूक साहब, क्या पीपल्स पार्टी आज तक सिंध को पानी दे पाई है? इतनी बड़ी बात जरदारी साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी नजर में वो काम नहीं किया सिंध के अवाम के लिए। खासकर ये कराची का जो पानी का इशू है उसमें तो बुरी तरह वो नाकाम हुए। 15 साल उनके पास टोटल अनचेक पावर थी, फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, फेडरल लेवल पे भी उनको सब NFC अवार्ड पैसे आ रहे थे, लेकिन वहां वो नाकाम हो गए। लेकिन एक मैं बात कहूंगा, देखें बलूचिस्तान में आप क्रेडिट दें कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अभी ये PTI के बड़े वहां पे पिछले 3-4 दिनों में मूवमेंट हुई है जलसों की, और अब ये फिजिकली गए वहां पे जरदारी साहब तुरबत में, ठीक। और याद रखें कि नवाज शरीफ साहब गए थे वहां पे कराची कोयटा, लेकिन उन्होंने वही बाप पार्टी उन लोगों को सीरीना होटल में बैठ के हेलो हाई करके उनको पार्टी में शामिल किया। लेकिन अभी तक PMLN और बाप ने कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव, कोई जलसा, कोई ऐसी चीज नहीं की है बलूचिस्तान में। एक ये बात, पीपल्स पार्टी मैंने कुछ चीजों को मैं क्रेडिट देता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब अकबर बुख्ती के मर्डर के बाद जो बलूचिस्तान में हालात हुई, फिर एक वहां पे बगावत हुई, जो भी आप कहें, और बड़ी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हुए जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन जब जरदारी साहब की पार्टी आई 2008 में, उन्होंने बिल्कुल विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल के, और बलूचिस्तान के हालात को किसी तरह बेहतरी की तरफ लाया जाए, उन्होंने आगाज हकूक के बलूचिस्तान पैकेज किया। रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, और मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव था। उन्होंने एक अपना फाउंडेशन लेके कि बलूचिस्तान को दोबारा टर्न अराउंड करने में, ठीक है, वो 100% कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूँ 20-30% कुछ हुआ। कि उसमें पहली बात एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लोगों को वहां पे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए फेडरल लेवल के ऊपर उसके बड़े इनिशिएटिव लिए गए। आर्म फोर्सेस के अंदर जनरल आर्मी चीफ उस वक्त आ गए थे, और आर्म फोर्सेस में आर्मी नेवी एयरफोर्स में बड़े पैमाने पर इंडक्शन जो है वो शुरू हुई बलोच नौजवानों की मुसल्लह फौज में। और उसके बाद वहाँ पे चाहे FC हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन्होंने अपने अपने एरियाज में बड़ी वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बड़ा काम किया, वोकेशनल ट्रेनिंग में बड़ा काम किया। फिर बाद में आपने देखा कि वो CPEC की फाउंडेशन लेके गई, वहाँ पे गवादर पोर्ट पे काम शुरू हुआ। तो देखें, आपको जहाँ पीपल्स पार्टी को क्रेडिट बनता है देना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, अभी तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे द पीपल्स पार्टी इज शोइंग इट्स डेमोक्रेटिक कलर। देखें, ये पार्टी हमेशा से, आपको पता है इनकी लीडरशिप में बड़े सानिया भी हुए हैं। काले भुट्टो शहीद, बेनजीर भुट्टो शहीद, फिर उनके दोनों बेटे भुट्टो ये। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने हमेशा फेडरेशन की, यूनिटी की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आइन की बात की है। तो आई गिव देम अ क्रेडिट कि गवर्नेंस में सिंध में उनका वो लेवल नहीं, वो उधर तक पहुंच सके जो कि नवाज शरीफ साहब अपने दौर में बिल्कुल उनको क्रेडिट दे, जो उनको पंजाब में देखे बड़े उन्होंने काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 2000 में जब अमेरिका से वापस आया था 4 साल पोस्टिंग के बाद, और ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। सवाल आपके लिए ताहिर नईम साहब, पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है जिसकी बिना पर तुरबत के लोगों को वहां पर वो इस चीज की श्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पर पानी भी और हालात भी आने वाले टाइम में वो ठीक कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि कारकर्दगी का इस मुल्क में कोई वोट है। यहाँ बयानिए का है, इमेज का है, लेकिन जहाँ तक आप कारकर्दगी का कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है सिंध में वो ज़्यादा मुतासर कौन नहीं रही। ठीक। और कुछ शोबों में, हेल्थ में उन्होंने काम किया है, और एजुकेशन में उन्होंने पहली दफ़ा IBA के थ्रू टीचर्स भर्ती किए हैं, लेकिन रेवेन्यू और पुलिस में कोई काम नहीं किया। और करप्शन की जो वहाँ केसेस आए हैं, वहाँ उसके एक्साइज डिपार्टमेंट में वो एक सीरियस एलिगेशन है। लेकिन सिंध के अंदर जो है
जिस तरीके से उन्हें 15 साल मिले हैं और जिस तरह से काम करना चाहिए था एक गुड गवर्नेंस के ज़रिए, उसमें पीपल्स पार्टी हमें की कारकर्दगी मुतासर को नहीं थी। जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है, वो स्पेस अगर ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को वो स्पेस ना मिले तो ये त्यारे से उतर नहीं सकते कोयटा एयरपोर्ट से, वहीं से इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और ये जो लोग हैं इन्हें रोका गया पहले पीपल्स पार्टी में शमूलियत से, फिर इन्हें अब इजाजत मिल गई है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। फैसल साहब से सवाल करना और ये किसी पार्टी के नहीं है। फैसल साहब, जरा मुझे कारकर्दगी के बेहतरीन कारकर्दगी तो क्या ही होगी पीपल्स पार्टी के सिंध में पिछले 15 साल से उठाकर इससे भी ज्यादा अरसे की देख लीजिए। मुझे जरा पॉइंट्स में प्लीज, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है, जरा बताइएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, वहां पर पानी माफिया की क्या हालत है और दीगर सूरत हाल। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने वो बलूचिस्तान में क्या सिंध के इलाके लियारी, कराची की बात बताऊं, लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का घर है, वहां पर पानी नहीं है। सूरत हाल ये है शहर की। जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी बल्दिया टाउन गया था, बल्दिया टाउन में जाके मैंने एक प्रोग्राम किया, वहां पर देखा कि किस तरह की सूरत हाल है। वहां पे ना सड़कें हैं ना अस्पताल है। जो कार्डियो बन रहा है जिसका जो है वो कौमी असेंबली में भी बता दिया गया कि ये तैयार कर लिया गया है, उसको 2009 में बनाने का शुरू काम किया था, 2013 में उसको कंप्लीट होना था, 47 करोड़ रुपए का वो अस्पताल बनना था, वो आज अधूरा ही पड़ा हुआ है। 10 साल गुजर गए, 2013 को उसको कंप्लीट होना था, 2023 है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। वहां इसीलिए आवाम को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी। ठीक है फैसल साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है। नौशाद साहब, बिलावल साहब ने कहा है कि ऐसा सरप्राइज इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी देगी जो इससे पहले ना दिया हो। क्या सरप्राइज होना है, वो बस सरप्राइज ऐसे ही सरप्राइज होते हैं, ये बात नहीं है। अच्छा। ये जो आज एक बात की गई ना, जो हमेशा से मैं कहता आता हूँ, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोटर को तय करना है कि वो किस, वो तो ताहिर साहब ने बता दिया ना कि कोई कारकर्दगी की तो बात रही नहीं जाती इस मुल्क में। ठीक है, बस वो अगर किसी सियासी जमात ने काम नहीं किया, उसको मौका मिला, उसने काम नहीं किया, उसे वोट मत दें। बयानियों के पीछे लगकर या सिर्फ बातों के पीछे लगकर या ये जो प्रोपेगेंडा है या केसेस बनाने से, नौशाद साहब फिर किसको वोट देंगे ये आवाम बेचारे? भाई देंगे ना, कौन रह जाता है फिर? आपके पास क्राइटेरिया ये है कि आपके पास बहुत सारे बुरे हैं, तो जो सबसे कम बुरा है उसको चुन लें। यही तरीका है नथार का, यही सिस्टम होता है, यही जमहूरियत है, और इसी से आप आगे बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप बेस्ट लोग अपने लिए चुन लेंगे। लेकिन और वो मेरे ख्याल से लोग अपने हमसायों को ही फिर चुन लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो ठीक होंगे। मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब, फैसल शकील साहब, फारूक हमीद खान साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।